नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। न्याय सर्वोपरि और कानून सर्वव्यापी। लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण खंभे हैं, एक विधायिका और दूसरी न्यायपालिका। क्या आपस में दोनों टकराने की स्थिति में हैं या फिर टकराते आ रहे हैं और अब स्थिति गंभीर है? सवाल दरअसल गंभीर और गंभीर मंथन भी हो रहा है। मंथन राजस्थान विधानसभा में हो रहा है और हर किसी की चिंता है कि मर्यादाएं सबके लिए जरूरी हैं, लक्ष्मण रेखा सबके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर मर्यादाएं तोड़ते हुए लक्ष्मण रेखा लांघ दी गई तो हमला सीधा लोकतंत्र पर होगा और लोकतांत्रिक देश में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि मर्यादाएं क्या होंगी, लक्ष्मण रेखा क्या होंगी, ये कैसे और कौन स्पष्ट तय करेगा? स्पष्ट है भी या नहीं है? अगर है तो अंतर्विरोध क्यों है? क्योंकि एक तरफ वो है जो कानून निर्माता है और दूसरी तरफ वो है जो कानून के ज्ञाता है और कानून की पालना करते हुए इंसाफ की राह को मजबूत करते हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि विधायिका और न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा क्या होगी। आप विधानसभा में न्यायालय का फैसला नहीं लिख सकते। उसी भावना में कोर्ट कैन नॉट लेजिस्लेट। संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करेगी। कहीं पर भी विधायिका के काम में लोकसभा में यदि कोई बिल पास हुआ तो उसमें इंटरफेयर नो डाउट अदालतों को नहीं करना चाहिए, हमारा संविधान ये कहता है। एक तरफ न्यायपालिका, दूसरी तरफ विधायक और नजर रखने वाला लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, यानी कि हम। जहां बात विधायिका और न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा की है तो हम तटस्थ होकर सिर्फ इसको समझना चाहेंगे कि समाधान क्या है, और इसलिए हमने आज स्टूडियो में बुलाया है बेहद खास पैनल को, क्योंकि सवाल यह है कि संसद सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है या फिर देश का संविधान सर्वोच्च है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं और पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पानाचंद जैन जी हमारे साथ हैं। पानाचंद जी, शुरुआत आपके साथ। सर बताइए, ये अंतर्विरोध क्यों चलता आ रहा है? और आज से नहीं सर, 70 सालों से चलता आ रहा है, क्यों? सर, ये अंतर्विरोध है नहीं, वास्तव में एक समझने का फर्क है। हर तीनों ही जो है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका जी, तीनों के अपने अपने अधिकार हैं और तीनों ही अपने क्षेत्र में जो है सुप्रीम है। ये मान के चलना पड़ेगा, तीनों सुप्रीम है। संविधान में एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। इसमें जो है कानून बनाएंगे और वो कानून कौन बनाएगा इसकी व्यवस्था दी है। स्टेट लिस्ट है, स्टेट के संबंध में कानून बनाएगी। सेंटर है, सेंटर के लिए में कानून बनाएगी और विषय दी हुई है। प्रश्न यहाँ पर जो आता है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है। सुप्रीम कोर्ट का काम दो तरह से है। एक तो ये देखना कि विधि के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं। एग्जीक्यूटिव जो है, संविधान में जो ड्यूटीज दी हैं उनके अनुसार जो है एग्जीक्यूटिव काम कर रही है, विधायिका काम कर रही है, तो ये देखने का काम है। दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का काम यह है कि अगर नागरिकों के मूल अधिकार किसी भी प्रकार से जो है हर्ट किए जाते हैं, उनको ठुकराया जाता है, वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो वे व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। लेकिन सर यहाँ तक तो कंट्रोवर्सी है ही नहीं। कंट्रोवर्सी तो तब शुरू होती है कि जब विधायिका कुछ करती है कि भाई इन तीनों में, लोकसभा कुछ करती है तो उसमें हस्तक्षेप देना। कंट्रोवर्सी तो यहां शुरू होती है कि विधानसभा अगर कुछ कर दे तो हाईकोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर करे। देखिएगा, कंट्रोवर्सी कब कर सकता है, प्रश्न यही है, कब कर सकता है जी। जब अपनी मर्यादा को लेजिस्लेशन जो है ओवर रूल करता है, उसको ट्रेस पास करता है,
उसका उल्लंघन करता है जब जाकर सर है। माफी के Otherwise साथ जो मैं है रोक रहा हूं सुप्रीम आपको, कोर्ट में- मर्यादा तय कौन करेगा सर? कोर्ट तय करेगा या संसद तय करेगी या संविधान तय करेगा? नहीं, देखिएगा, संविधान सुप्रीम है। जी, संविधान सुप्रीम कोर्ट वह है और हर एक का ड्यूटी दे रखी है। मान लीजिएगा जैसे पार्लियामेंट में आज कितने बिल पास होते हैं, असेंबली में कितने बिल पास होते हैं जी। बिना किसी डिस्कशन के, बिना चर्चा के। तो ये हमारे राइट को गवर्न करने वाला चीज है, तो ये कैसे हो सकता है? मान लीजिएगा स्टेट का सब्जेक्ट और स्टेट का सब्जेक्ट में जो है इंटरफेरेंस सेंटर करती है, सेंटर के जो है स्टेट करती है, जी, तो फिर क्या होगा? तो केवल वहां पर ये अगर कोई भी ऐसी संस्था तीनों में से कोई भी यदि जो है सिटीजन के राइट को जो है किसी भी प्रकार से जो है हनन करता है या वो उसका यहां कार्य तो जो है सर संविधान के यहां तो विरुद्ध दिक्कत यह है कि विधायिका कह रही है कि हमारे राइट्स को ओवर रूल्ड करने की कोशिश की जा रही है। देखिए जैन साहब, क्योंकि जिस तरीके से मंथन चल रहा है, ये मंथन आज से नहीं सर, पंडित नेहरू के टाइम से अंतर विरोध है। जब यूपी के अंदर एक पूरी की पूरी हाईकोर्ट बैठ गई थी विधानसभा के अगेंस्ट, वहां से ही शुरू हो रखा है सर ये। तो इसका एक स्थायी समाधान क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों पे ही रिस्पेक्ट है, दोनों पर ही विश्वास है। अगर इस तरीके से एक दूसरे को क्वेश्चन होगा तो फिर दोनों को ही पब्लिक की नजर में क्वेश्चनेबल होना पड़ेगा। देखिए, जब से संविधान बना है तब से अरस्तु का ये शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आपस में टकराव निरंतर चल रहा है। जी, आपने उत्तर प्रदेश के जिस मामले का उदाहरण दिया, वो उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी हुआ करती थी और केशव सिंह के नाम से वो एक मशहूर मामला है जिसमें एक दूसरे को ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी। प्रश्न ये है कि संविधान सर्वोच्च है, पर संविधान भी एक कोई स्थिर संस्था नहीं, बल्कि स्टेटिक है। 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट, 100 से भी कई ज़्यादा अमेंडमेंट हमने संविधान बनाने के बाद किए हैं। ऐसी परिस्थिति में हर जो अंग है उसको अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। अब माननीय जज साहब ने अभी कहा कि जो बिना डिस्कशंस के बिल पास हो जाते हैं, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में प्रतिदिन हजारों फैसले बिना डिस्कशंस के होते हैं, हर्ड डिसमिस, हर्ड अलाउड करके। तो क्या न्यायपालिका पर यह कह दिया जाए कि ये मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करके फैसला कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, और इसलिए एग्जीक्यूटिव को उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो गई? प्रश्न ये है कि आर्टिकल 13 में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जुडिशियल रिव्यू जैसा शब्द हमारे संविधान में नहीं है। आर्टिकल 13 सिर्फ ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में अगर कोई कानून है तो वो वॉइड है और वो निरस्तनीय है, और उसी की आड़ में कानूनों की व्याख्या की जा सकती है। और दूसरा प्रश्न आता है कॉलेजियम। कौन से कानून में कॉलेजियम का सिद्धांत दिया हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉलेजियम का एक कानून बना लिया? कौन से कानून के तहत एनजेसी को सर किसी देश में कॉलेजियम है? गया? दुनिया के किसी देश में कॉलेजियम नहीं है। जजेज अपॉइंट्स देमसेल्फ, और जिसका रीजन है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट एंड फैमिलीज के फेवर्स में जुडिशरी भरी हुई है। 3 पीढ़ियों से जज बने जा रहे हैं, परंतु क्या इस पर आपत्ति? क्योंकि आर्टिकल 211 और 121 ये रोक लगाता है कि जजेज के कंडक्ट को किसी भी हाउस में डिस्कस नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर 194 ये रोक लगाता है कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं असेंबलीज की या असेंबलीज के एमएलए ने जो भी कहा जाता है उस पर किसी भी न्यायालय के अंदर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। पर इन सीमाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन सर ये तो चल रहे हैं ना, अभी राजस्थान हाईकोर्ट में ही देख लीजिए। निश्चित रूप से विधानसभा और हाईकोर्ट के बीच में नहीं चल रहे हैं, कई विवाद चल रहे हैं, कई मुद्दे चल रहे हैं। निश्चित रूप से केशव सिंह के मामले में भी क्या हुआ था कि असेंबली ने सजा दे दी थी, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया था, असेंबली ने मानने से मना कर दिया, तो जजेस ने कंटेम्प्ट आरंभ कर दिया स्पीकर के अगेंस्ट में। असेंबली बैठी, उन्होंने पूरी की पूरी बेंच पे कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करके मैटर को वहीं का वहीं खत्म करना पड़ता। निश्चित रूप से जब सीमाएं लांघेंगे तो ऐसी स्थिति होगी, और सीमाएं न्यायपालिका भी लांघ रही। जैसे जैसे जज बदलते वैसे वैसे विचार बदल जाते हैं। कि शंकरी सिंह का जजमेंट आया जिसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट को पूरी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करने का। उसके बाद तुरंत गोलखनाथ का जजमेंट आ गया जिसमें कह दिया पार्लियामेंट को तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करने की पावर ही नहीं है। 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सिर्फ एक आपको
इस तरह का एक प्रोसीजर बताता है, और उसके बाद केशव प्रसाद फिर केशवनाथ भारती का निर्णय आ गया कि हाँ अमेंडमेंट तो किया जा सकता है पर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होता है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आज तक किसी को नहीं पता, और सुप्रीम कोर्ट जब चाहे बेसिक स्ट्रक्चर का अभिनव शर्मा जी, सर क्योंकि आज मैं सिर्फ समझने के लिए इस प्रोग्राम को कर रहा हूं और जो पब्लिक के बीच में परसेप्शन है उसके लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। एक तरफ वो हैं जो कानून बनाते हैं और दूसरे वो जो कानून के हिसाब से चलते हैं। इनके बीच में अंतर्विरोध तो होना ही नहीं चाहिए, एक को फॉलो करना है, एक को बनाना है। देखिए विजेंद्र, किसी को फॉलो करने वाली बात नहीं है, इस बारीक अंतर को समझने की आवश्यकता है। विधायिका के पास कानून बनाने की शक्तियां हैं, ठीक है, और विधायिका परिस्थिति जन्य स्थितियों के हिसाब से कानून बनाती है, और उस कानून को टेस्ट करने के लिए एक टचस्टोन या बेंचमार्क जो है वो संविधान है। और संविधान, जैसा जैन साहब ने अभी कहा, कि एक डायनेमिक सिस्टम है। आप हम 100 से ज्यादा संशोधन उसमें कर चुके, लेकिन उसकी जो मूल भावना और स्पिरिट है वो आज भी वही है, उसको किसी ने नहीं छेड़ा। आप ये देखिएगा कि आज़ादी के वक्त, जिस वक्त संविधान बन रहा था, उस वक्त अधिकांश वो व्यक्ति जिन्होंने संविधान बनाया या तत्समय जो प्रिविलेंट जो कानून थे जो बनाए, वो अधिकांश लोग वकील थे, या वो बैकग्राउंड ऐसा था जो जुडिशियल फेटर्निटी के या वकील कोटे से आते थे, या जिन्होंने लॉ की डिग्रियां विशारदता प्राप्त कर रखी थी। आज व्यक्ति हर वर्ग से लिटिगेशन के साथ वर्ग का व्यक्ति जो है वो लेजिस्लेशन के अंदर आता है। उसकी कितनी प्रज्ञा है, कितनी समझ है, उसके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। लेकिन विधानसभा के अंदर जब, जैसा अभी पानाचंद जी जैन साहब ने भी कहा कि जब डिस्कशंस होते हैं तो उसके अंदर कई चीजें तो बंद मुखपत्र के साथ में पास हो जाती हैं। तो ऐसे में जब कानून बनते हैं, और आनंद फानन में कई बार ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून लाया जाता, जब विधानसभा या पार्लियामेंट सत्र में नहीं होती है तो एक अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल के माध्यम से जारी कर दिया जाता है। अभिनव शर्मा जी, ऐसा थोड़ी ना है, जो वो कानून जो बिल बनता होगा उसको तो ज्ञाता ही बनाते होंगे, तो फिर इसका मतलब ही बनाते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका को ताला लगा के घर बैठा दे, इन्हीं को सर्वे सर्वा बना दिया जाए, विधायिका ही तय कर दे, हम ही कानून बनाने वाले, और हम ही सिक्का उछालेंगे और हम ही तय करेंगे कि हेड आएगा कि टेल आएगा। किसी ना किसी को बनाएगा। आप कह रहे हैं कि कोर्ट कानून बनाए, कोर्ट ने कानून कहां बनाया? आप एक विचार बताइए। उपराष्ट्रपति महोदय ने जो बात कही वो उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार विधायिका के अंदर आप आचरण का निर्णय नहीं कर सकते बैठ करके, क्योंकि जैसा भी जैन साहब ने कहा, संविधान में एक लिमिट डाली कि आप कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर का डिस्कशन वहां नहीं करेंगे। उसी प्रकार यह भी लिमिट डाली हुई है जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहलाती हैं, कि जब विधानसभा के अंदर किसी विषय वस्तु के विषय में विचार हो रहा हो, और जो खाचरियावास साहब ने बात कही वो बिल्कुल ठीक कही कि जब बिल बन रहा है तो बिल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिल की स्टेज पे कोई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये एक गर्भावस्था की स्थिति है, अभी गेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है, उस पर विचार विमर्श होंगे, वो प्रवर समिति को जा सकता है, अंतर द्वंद हो सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन डिबेट होंगी। वो जब अंतिम रूप लेता है, उसको राज्यपाल या केंद्र के अंदर राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त होती है और वो कानून की स्थिति में समाज के बीच में आता है, तब न्यायपालिका के समक्ष यदि ये प्रश्न जाता है कि क्या ये इस सही परिस्थिति में सही है, गलत है, तब फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी जाती है, जिसे हम कहते हैं कानूनी टर्म में अल्ट्रा वायरस कोर्ट कभी कभार घोषित करता है। तो क्या उस कानून को रद्द करने का अधिकार है सर कोर्ट के पास? निश्चित तौर पे कोर्ट ही के पास में है। क्या किसी व्यक्ति को, या आप कल के मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई लोकसभा किसी कानून बिल को पास करके और राष्ट्रपति से सिग्नेचर करा के उसको कानून का रूप दे देती है, क्या कोर्ट उसको रद्द कर सकता है? निश्चित तौर पे कर सकता है, ये उनकी ही शक्तियां हैं, वो रद्द कर सकता है। और उसके बाद ऐसा हुआ भी है। मैं आपको फिर तो लोकसभा संविधान में हर बिल को चैलेंज करने लग जाएंगे। आप क्या ये वाकई में स्थिति हो सकती है? एक लाइन में बताइए सर। देखिए, बिल को वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस लेवल तक एक लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू की पावर आर्टिकल 13 में दी हुई है, परंतु संविधान संशोधनों को निरस्त करने की पावर जुडिशरी में नहीं है। जो जुडिशरी ने सो मोटो खींच के अपने पास ले ली है, कानून बनाने की शक्तियां भी नहीं है, जो जबरदस्ती आर्टिकल 143 के आड़ में नए नए कानून रोज सुप्रीम कोर्ट बना रही है। सुनील शर्मा जी, क्या वाकई में ये लगने लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट को, या कोर्ट को, मैं कहूं कोर्ट को विधायिका अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है, या फिर लग रहा है कि नहीं दोनों ही अपने आप को सुप्रीम साबित करने के लिए लगे? देखिए विजेंद्र, आपको इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा कि जुडिशियल रिव्यू का जो बेसिक जो क्वेश्चन है वो पहले दुनिया में आया कैसे। देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होती है पूरे वर्ल्ड में पहली बार, और उसका कारण ये होता है
कि अमेरिका के अंदर ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, जो कि वोटों से चुनी हुई बहुमत के आधार पर सरकार थी, उन्होंने अपनी ही जनता के ऊपर अन्याय और अत्याचार करना चालू कर दिया। तो अब यहां यह प्रश्न हुआ कि यानी बहुमत की आड़ के अंदर भी पार्लियामेंट्स भी ऐसे कानून बना सकती है जो कि सोशल अकाउंटेबिलिटी वाले नहीं हो, और जो इस ढंग के कानून बना दें कि जो बाद में अल्टीमेटली जनता के ऊपर ही भारी पड़ने लग जाए। तो ऐसे में एक फ्रेंच फिलोसोफर हुए मॉन्टेस्क्यू, उस मॉन्टेस्क्यू का जो पावर ऑफ सेपरेशन है उसको एक इंप्लीमेंट करने का पहली बार अवधारणा आई अमेरिका के अंदर। जब इंडिया के अंदर जब फंडामेंटल राइट बनने लगे और फंडामेंटल राइट्स की कमेटी के जो चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सामने फंडामेंटल राइट्स रखे तो आर्टिकल 13 का एक प्रोविजन रखा, और वो जो प्रोविजन है वो भले ही शब्द उसमें नहीं लिखा हुआ जुडिशियल रिव्यू, मगर वो एक जुडिशियल रिव्यू की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मतलब कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को देता है, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। और वो पावर यह है कि अगर संविधान के भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स है उसको अगर वायलेट अगर कोई विधि कर रही है तो उसको उस सीमा तक उसको वाइडेबल डिक्लेयर किया जा सकता है, उसको शून्य डिक्लेयर किया जा सकता है। हालांकि इसके अंदर एक प्रोविजन था कि जो अनुसूचित जो 9 है उसमें अगर किसी कानून को आप रख के आप जुडिशियल रिव्यू से बचने की चेष्टा कर सकते थे, मगर बाद में जो कानून आए, इस विशेषकर केशवानंद भारती का जो मामला है, उसके बाद यह तय हो गया कि जुडिशियल रिव्यू के दायरे के अंदर इवन जो अनुसूची 9 के अंदर जो विधियां रख दी गई हैं, अगर वो भी भाग 3 को अगर वायलेट कर रही है तो उस हिस्से तक उसको आप रद्द कर सकते हैं। लेकिन सुनील शर्मा जी, मैं तो ये कह रहा हूं, हम तो ज्ञाता है नहीं, जो बनाने वाले हैं और जो उसको लागू कराने वाले हैं दोनों ज्ञाता हैं सर, उनको बहुत बारीकियां पता होंगी, फिर भी अंतर्विरोध होता है। आज तो सभी जो बैठे हुए हैं विधानसभा के अंदर गणमान्य लोग, वो सब ये कह रहे हैं कि एक दूसरे को ओवररूल्ड नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नहीं, अब देखिए यहां प्रश्न एक है कि जो पार्लियामेंट है, देखिए इसके ऊपर बहुत सालों से डिबेट हुई है और इस डिबेट को कंक्लूडिंग वे में एक आ भी गया, इस विशेषकर केशवानंद भारती वाले मामले के अंदर या मिनर्वा मिल्स वाले मामले के अंदर इसको ऑलमोस्ट हम एक कंक्लूडिंग एक लेवल पे लाया जा चुका है। अब उसमें पहले ये उसके बाद तो बहुत दशक निकल गए और ये विरोध खत्म हुआ नहीं है। रामलाल शर्मा जी, क्या ये मानकर चलें कि सर कुछ एक और कानून आने वाला है जिसके लिए भूमिका तैयार की जा रही है? देखिए विजेंद्र जी, को कानून बनाने का अधिकार है, जनता के हित में कानून बनाए या सबके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने का काम करे। न्यायपालिका को सिर्फ मॉनिटरिंग करने का राइट है कि जो कानून बना है वो जमीन में है या नहीं है, संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या नहीं है, उससे विपरीत तो नहीं है। लेकिन कई बार हम देखते हैं, जैसे रामलाल जी, इसी को रिव्यू कहते हैं सर, मॉनिटरिंग नहीं सर, रिव्यू कहते हैं। जितेंद्र जी मेरी बात सुनिए, लेकिन कई बार हाईकोर्ट अपनी मर्यादाओं को भूलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान एक महिला और बाल विकास समिति कोई निरीक्षण करने के लिए महिला थाने के अंदर गई। उस पूरी कमेटी के साथ एक एसएचओ ने अभद्रता की। पूरी कमेटी ने रिपोर्ट जो विधानसभा के अंदर आके सबमिट की एसएचओ के बर्ताव को लेकर, विधानसभा ने उसको बर्खास्तगी का जारी किया और उसके बाद हाईकोर्ट ने उसको स्टे किया। इस तरीके से कम ऐसे मामलों के अंदर कि जहां विधायिका अपना निर्णय ठीक तरीके से कर रही है, वहां पर हाईकोर्ट को भी कम से कम गंभीरता रखनी। लेकिन रामलाल शर्मा जी, सर कानून बनाने का काम है विधानसभा का, निर्देश आदेश देने का थोड़ी ना, सजा सुनाने का भी है क्या? सजा सुनाने का तो कोर्ट का काम है। नियम और प्रक्रिया उसके तहत ही कार्रवाई की गई थी, अलग से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं एक लाइन में जवाब चाहूंगा। सर AK जैन साहब, क्या ये समस्या इसलिए भी है कि कई बार विधायिका ही खुद को कोर्ट समझकर फैसले सुनाती है? देखिए, संविधान कुछ मामलों में विधायिका को अपने मामलों में स्वयं आदेश पारित करने की छूट देता है और उस मामले में जो विधानसभा का सदन है वो सजा भी दे सकता है, कंटेम्प्ट की कार्रवाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसलिए ये कहना कि वो नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है, अभिनव जी फाइनल कमेंट सर, ये अंतर्विरोध खत्म हो गया है, नहीं हो गया या और बढ़ने वाला है? देखिए विजेंद्र, मैं बताता हूं आपको, ये संविधान की पिवोट से यानी धुरी से लटकी हुई एक छड़ी के ऊपर 2 ताकड़ी के 2 पल्ले हैं। कभी किसी का पड़ला भारी, कभी किसी का पड़ला, स्विंग एंड बैलेंस का खेल है और इसी को सेपरेशन ऑफ पावर और बैलेंस का गेम कहा जाता है। हमारा संविधान का डायनामिज्म ही यही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको सेटलमेंट पर आना चाहिए, लेकिन जब तक कानून बनते रहेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन होता रहेगा, ये तराजू ऊपर नीचे स्विंग होती रहेगी। ठीक है, पानाचंद जैन जी फाइनल कमेंट सर, एक लाइन में। अच्छा लगेगा कि जनता के बीच में सब आकर ये कहें
कि हम विधायिका ये कहे कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, कोई अंतर विरोध नहीं, और न्यायपालिका ये कहे कि हम विधायिका के लिए हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं उनको हमने अच्छी तरह से नहीं देखा। आर्टिकल 141 कहता है एनी डिक्लेरेशन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी द लॉ ऑफ द लैंड। 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिया हुआ डायरेक्शन प्रत्येक नागरिक के ऊपर, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, प्रत्येक संस्थाओं पर लागू होता है। तो एक तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट दिए हैं कि ये मत समझो कि जुडिशरी को केवल जो है जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। जुडिशरी को जो अधिकार है वो लॉ लेट डाउन करने का भी अधिकार है। कानून भी बना सकती है, लेकिन कानून जो बनेगा वो इसी मर्यादा के अंतर्गत बनेगा। तो प्रश्न मर्यादा सर, का यही तो अंतर्विरोध है, जो यही तो अंतर्विरोध में रहते हुए अपनी ड्यूटी की पालना करनी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील शर्मा जी शुक्रिया, ए के जैन साहब शुक्रिया, अभिनव जी आपका भी शुक्रिया, रामलाल जी माफी के साथ कहूंगा वक्त आपको कम दिया, शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए। पानाचंद जैन जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये एक विस्तृत टॉपिक है, एक ऐसा मुद्दा जिस पर और ज्यादा मंथन होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, और पब्लिक परसेप्शन में वो चीजें आनी चाहिए ताकि उनको भी ये समझ में आए कि विधायिका की ड्यूटीज क्या है, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके अधिकार कितने, और इसी तरीके से न्यायपालिका के अधिकार क्या हैं, क्योंकि यहां सवाल मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए काम करने की। नमस्कार।